अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर इंडिया के कई ऑटो मेकर्स ने फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल लॉन्च करके सस्टेनेबल मोबिलिटी की तरफ एक अहम कदम उठाया है। ये व्हीकल्स एथेनॉल और पेट्रोल के मुख्तलिफ ब्लेंड्स पर चल सकते हैं, जिससे फॉसिल फ्यूल पर इन्हिसार कम करने और एमिशंस घटाने में मदद मिल सकती है। ऑटो इंडस्ट्री का कहना है कि फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट को फ़रोग़ देने के साथ साथ ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के इस्तेमाल को भी बढ़ावा देगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस कदम से क्लीन एनर्जी गोल्स को सपोर्ट मिलेगा और कार्बन फुटप्रिंट कम करने में मदद हासिल होगी। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर की गई ये लॉन्चेस ग्रीन मोबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ऑटो सेक्टर के कमिटमेंट को जाहिर करती है। Maruti Suzuki is taking the first big step with the launch of India's first flex fuel car. Thank you. We invite the leaders of all stakeholders, including the oil market companies and ethanol producers, to join us in this nation-building journey. Can go all the way from E20 to E85. The reason I say 85 today is because that's the standard for which we can get a type test done and homologation done. But from a technology point of view, it can go up to E100. वेटरन एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने अपने 35 साल करियर पर बात करते हुए कहा कि वो खुद को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती और ना ही बार बार खुद को री इन्वेंट करने की कोशिश करती हैं। करिश्मा कपूर का कहना था कि उन्होंने हमेशा अपने काम पर फोकस रखा और वक्त के साथ नेचुरली इवॉल्व होने को तरजीह दी। अपनी अपकमिंग ब्राउन सीरीज़ के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट उनके लिए ख़ास अहमियत रखता है और ऑडियंस को एक मुख्तलिफ किरदार देखने को मिलेगा। एक्ट्रेस ने अपने करियर के सफ़र को याद करते हुए फैंस की मोहब्बत और सपोर्ट पर भी शुक्रिया अदा किया। 35 साल बाद भी करिश्मा कपूर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी मजबूत मौजूदगी और वर्सटाइल परफॉर्मेंसेस के लिए सराही जा रही हैं। That it's your 35th year. How, as an artist, you reinvent yourself, considering there's a nostalgia of your classics? So I think that's what Brown is, right? And it was not a conscious decision. Like I said, I didn't even want to do it because with me, it's, own lane, own pace, own race. Mm-hmm. I'm not, I do selected work. If I want to work, I work. Sometimes I don't. So I'm doing my own thing. So when I heard Brown, this was something very exciting. I was like, no, okay, this is something I'm really excited to do. So I think it's more about that. I don't take myself too seriously. Oh, reinvent and different and nothing. I'm an actor. I'm going on a set and I leave my hands in the captain of the ship. And I think that's what it is for actors, right? We just give ourselves to the director. उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक पेड़ मां के नाम मेगा प्लांटेशन ड्राइव का आगाज कर दिया। इस मौके पर उन्होंने महर्षि चारक मेडिसिनल फॉरेस्ट का भी इनॉग्रेशन किया, जिसका मकसद मेडिसिनल प्लांट्स की हिफाजत और हर्बल अवेयरनेस को फ़रोग़ देना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ट्री प्लांटेशन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, क्लाइमेट बैलेंस और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए निहायत अहम है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में अपना हिस्सा अदा करें। ये इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश में ग्रीन कवर बढ़ाने, बायोडाइवर्सिटी को मजबूत करने और मेडिसिनल प्लांट्स के तहफ़्फ़ुज़ की सिमत एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा। केरला के मुख्तलिफ इलाक़ों में मुसलसल हैवी रेन्स ने ज़िंदगी को मुतासर कर दिया है, जबकि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने 8 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दी है। IMD के मुताबिक अगले चंद घंटों और दिनों में कुछ इलाक़ों में तेज़ बारिश और एडवर्स वेदर कंडीशंस देखने को मिल सकती है।
मुसलसल बारिश के बाद कई निचले इलाकों में वाटर लॉकिंग और लोकल डिस्ट्रप्शंस की रिपोर्ट सामने आ रही, जबकि अथॉरिटीज सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है और आवाम को हिदायत दी गई है कि वो वेदर एडवाइजरीज पर अमल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। मौसम डिपार्टमेंट ने कहा है कि रेनफॉल एक्टिविटी जारी रह सकती है, इसलिए अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदाल ने आरबीआई की पॉलिसी रेट को लगातार दूसरी बार अनचेंज्ड रखने के फैसले को प्रैक्टिकल और लॉजिकल डिसीजन करार दिया। उनका कहना है कि वेस्ट एशिया क्राइसिस और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के दरमियान इंटरेस्ट रेट्स में स्टेबिलिटी बरकरार रखना इकोनॉमी के लिए मुनासिब कदम है। आकाश जिंदाल के मुताबिक आरबीआई ने इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के दरमियान बैलेंस कायम रखने की कोशिश की है, जबकि इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स पर भी करीबी नज़र रखी जा रही। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा जियोपॉलिटिकल टेंशन और ग्लोबल मार्केट वॉलेटिलिटी के दौरान पॉलिसी रेट को अनचेंज रखना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सपोर्ट कर सकता है। I think the RBI Monetary Policy Committee has taken a very good, very practical and very logical decision by keeping the repo rates unchanged. The RBI governor himself spoke about private consumption being resilient. I think now what's going to happen is private consumption is going to be still good in the times ahead. And that's, as we all know, that has been a huge strength for the Indian economy. Now again, what I would praise is that the stance has been neutral. I think that is what the current times deserved. MSF and SDF has been kept unchanged. Now, as far as growth is concerned, we all knew Middle East crisis is going to impact the growth projection. So the GDP growth projection has been lowered to 6.6%, which was expected. Inflation a bit high, forecast 5.1%. So what I think is, as of now, it's a good and practical decision, having a neutral stand, not changing rates of interest. But what I could make out from the RBI governor's speeches, that they'll be cautious about things which are going to happen. I think what I can make out is, basically it all depends how the conflict in Middle East plays out. So basically, as the world is also watching, I think the RBI would keep a closer look and they'll keep a watch on what's happening in Middle East. So what I can make out is, perhaps if things turn bad in Middle East, so what I could make out is that if things turn bad in Middle East, perhaps rate hike could be there in the coming times. But as of now, I think it's a good decision. According to my view, this would definitely mean that private consumption stays good, which is a key driver for the Indian economy. And of course, since pass-through has been very little of petrol and diesel, that's also going to be having a positive impact on Indians. So I think it's a logical decision, but we have to be watchful and very cautious. We have to keep our fingers crossed and keep on seeing at how the crisis, the conflict in Middle East plays out. दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने शहर की ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए नमो ऑक्सीजन पर्क्स इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है। इस मौके पर सीएम ने कहा है कि इस साल दिल्ली गवर्नमेंट ने ग्रीन बजट पेश किया है, जिसमें 21% बजट ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए एलोकेट किए गए। उन्होंने बताया कि हुकूमत का मकसद एनवायरनमेंट को बेहतर बनाना, पोल्यूशन को कम करना और शहर में ज़्यादा ग्रीन स्पेसेस तैयार करना है। सीएम के मुताबिक इस साल 15 लाख पौधे लगाने का टारगेट रखा गया है, जिसके ज़रिए दिल्ली की हरियाली में नुमाया इजाफा किया जाएगा। नमो ऑक्सीजन पार्क्स इनिशिएटिव को सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लीन एनवायरनमेंट की तरफ एक अहम कदम करार दिया जा रहा, जबकि ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स भी मुख्तलिफ इलाक़ों में जारी रहेगी।
साथियों, दिल्ली में वर्षों से हम प्रदूषण की समस्या की मार झेल रहे हैं और प्रदूषण को खत्म करने का एक बहुत बड़ा साधन पौधे लगाना हो सकता है कि हम पौधे लगाएं, ग्रीन कवर बढ़ाएं और धीरे धीरे इस शहर की आबो हवा को अच्छा कर पाएं। पर इससे पहले की सरकारों में शायद इस पर्यावरण को बेहतर करने की, प्रदूषण को कम करने की समस्या के प्रति वो संवेदनशीलता नहीं थी, इसीलिए वो इतनी सीरियसनेस के साथ इस समस्या पे कभी काम नहीं कर सके, जो कि अब शुरू हो पाया है। आज मुझे खुशी है ये बताते हुए कि ना केवल हम लोग वृक्षारोपण को प्रोत्साहित कर रहे हैं, दिल्ली में इस साल हमने 15 लाख पेड़ पौधे लगाने का निश्चय किया है, जिसकी शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। और ये 15 लाख पेड़ पौधे जो दिल्ली में लगाए जाएंगे, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। लगातार दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता के साथ मिल करके इस वृक्षारोपण को करेगी। और टारगेट ये नहीं है कि एक बार पौधा लग जाए और काम खत्म। टारगेट ये है कि वो पौधा लगे और उसके बाद उसका संरक्षण हो, उसका बचाव हो, वो बड़ा हो पाए और उस बड़े पेड़ की छांव में पूरी की पूरी दिल्ली अच्छी सांस ले पाए। और इसलिए जितना महत्वपूर्ण पेड़ लगाना है, उतना ही महत्वपूर्ण उसको संभालना है, सजोना है। और ये संभाल का काम हम दिल्ली की जनता के साथ मिलके करना चाहते हैं। आज ये जो 18 ऑक्सीजन पार्क अलग अलग जगहों पे बनाए जा रहे हैं, इसमें भी मेरा निवेदन है कि एक एक पार्क के साथ एक केयर टेकिंग कमेटी बने, जो कि लोकल हो। लोकल व्यक्ति जब जुड़ेंगे तो उस पेड़ को बेहतर तरीके से रख रखाव मिल पाएगा, पानी मिल पाएगा, सुरक्षा मिल पाएगी। और लगातार दिल्ली में इस काम को करने की जरूरत है। मैं ये भी मानती हूं कि अकेले सरकार इस मुश्किल काम को संभव नहीं कर सकती, पर जब पूरी दिल्ली और दिल्ली का हर एक नागरिक इससे जुड़ जाएगा और ये जो ड्राइव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है कि एक पेड़ मां के नाम, इससे हम सब लोग अपने हाथों से पेड़ लगाएंगे तो दिल्ली का हरा भरा होना निश्चित है। मुझे ये भी खुशी है ये बताते हुए कि हमने अपने इस साल के बजट को ग्रीन बजट के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत किया और पूरे बजट का 21% हिस्सा ग्रीन कार्यों में लगाने का निर्णय लिया है। इसमें हर विभाग को टारगेट दिए गए हैं कि अपने काम में ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण संरक्षण को महत्व देना है, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने हैं। कोई भी बिल्डिंग अगर नई बनती है तो वो ग्रीन बिल्डिंग होनी चाहिए और हर जगह पेड़ काटने की ओर नहीं, पेड़ लगाने की ओर हम सबका ध्येय होना चाहिए। आंध्र प्रदेश में यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने मशहूर तिरुमला वेंकटेश्वरा टेम्पल का दौरा किया और भगवान वेंकटेश्वरा के दर्शन करके दुआएं मांगी। मंदिर पहुंचने पर टेम्पल अथॉरिटीज़ ने उनका इस्तकबाल किया और रिवायती तरीके से उन्हें तीर्थ प्रसाद भी पेश किया। पीयूष गोयल ने मुल्क की तरक्की, खुशहाली और आवाम की सलामती के लिए दुआ की और मंदिर के रूहानी माहौल को सराहा। तिरुमला टेम्पल भारत के अहम तरीन मजहबी मकामात में शुमार होता है, जहां हर रोज़ हज़ारों अक़ीदतमंद वहां पर पहुंचते हैं और यूनियन मिनिस्टर का ये दौरा रूहानियत और अक़ीदत के इजहार के तौर पर देखा जा रहा। sempre వస్తుంది ఫుల్ వైడ్ పెట్టుకో రాదీరా అంత సైడ్ గ్యాప్ ఎందుకు ఇంత గ్యాప్ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट पार्क में एक पेड़ मां के नाम
कैंपेन के तहत पौधा लगाया। इस मौके पर उन्होंने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और ट्री प्लांटेशन की अहमियत पर जोर देते हुए आवाम से ज़्यादा दरख्त लगाने की अपील की। इवेंट का सबसे दिलचस्प लम्हा उस वक्त देखने को मिला जब शिवराज सिंह चौहान ने कुछ साल पहले अपने लगाए हुए दरख्तों को गले लगाया और उनकी बेहतरीन नशोनुमा पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दरख्त सिर्फ एनवायरनमेंट को बेहतर नहीं बनाते बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी एक कीमती विरसा हैं। एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन के ज़रिए मुल्क भर में ट्री प्लांटेशन को फ़रोग़ देने और एनवायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश की जा रही हैं। पेड़ जो पशु पक्षियों का सहारा बनते हैं, पेड़ जो बारिश को आकर्षित करते हैं, पेड़ जो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, पेड़ जो पर्यावरण को बचाते हैं, पेड़ जो धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित बनाए रखने का काम करते हैं। आज पर्यावरण दिवस पर ये संकल्प लें कि हम रोज नहीं तो कम से कम विशेष अवसरों पर, जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ, शादी के समय, बच्चों के जन्मदिन पर या माता पिता जी की स्मृति में पेड़ जरूर लगाएं। जैसे आज प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक पेड़ माँ के नाम देश में लाखों लाख लोग लगा रहे हैं। और इस पेड़ से लिपट कर मुझे लग रहा है कि पेड़ और बच्चे एक समान हैं। और हमारे यहाँ तो कहा गया है 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़। पेड़ों से प्रेम करें, प्रकृति से प्रेम करें, धरती से प्रेम करें, पर्यावरण बचाने में मदद करें, सहयोग करें। नहीं तो धरती पर आज बहुत आनंद का दिन है। मुझे खुशी मिली इतनी कि दिल में ना समाए। ये लगाए थे पेड़, ये बहुत छोटे छोटे थे, नन्हे पेड़, नन्हे पौधे, अब बड़े पेड़ बन के लहलहा रहे हैं। सर लगभग कितने पेड़ लगा दिए होंगे सर अब तक इस संकल्प के बाद? अब रोज एक नहीं लगता, रोज एवरेज 5, 7, 8 पेड़ लगते हैं, तो वो तो गिनती करनी पड़ेगी। लेकिन कोई भी परिस्थितियां रही हो, पेड़ लगाने का क्रम कभी नहीं टूटा। ये मेरे लिए संतोष का विषय है। सर आपका संकल्प, सर अब लोग जन्मदिन पे भी और बच्चे भी कहते हैं कि अब पेड़ लगाना है। ये बहुत खुशी की बात है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और नन्हे नन्हे बच्चे भी पेड़ लगाने मामा के साथ आते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर कोलकाता में ट्री प्लांटेशन ड्राइव का एहतमाम किया गया, जहां बंगाल मिनिस्टर दिलीप घोष ने एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव के तहत पौधा लगाया। इस कैंपेन का मकसद एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को फ़रोग़ देना और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की तरग़ीब देना है। दिलीप घोष ने आवाम से अपील की कि वो अपनी माँ के नाम पर कम अज़ कम एक दरख्त ज़रूर लगाएं और ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए अपना किरदार अदा करें। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर प्लांटेशन ड्राइव्स और अवेयरनेस प्रोग्राम भी मुनक़िद किए गए। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले घोषणा किया था एक पेड़ माँ के नाम। हम लोग लगाते हैं, मैं तो साल भर पेड़ लगाता हूँ। हमारे बंगाल में एक परंपरा है रथ यात्रा के दिन पेड़ लगाने का। दुनिया में बहुत देश ऐसा अपना अपना उत्सव शुरू किया है परिवेश को बचाने के लिए। हमारे देश में पॉल्यूशन बहुत बढ़ा है क्योंकि हम खत्म कर रहे हैं प्रकृति को। इसलिए जागरूकता के लिए इस प्रकार कार्यक्रम और होना चाहिए और सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए। कहीं जगह ना मिले, अपने घर में एक तुलसी का पौधा लगाइए फ्लैट के ऊपर, उसमें भी सुधार होगा। तमिलनाडु में वैगई डैम का वाटर लेवल गिरकर तकरीबन 20 फीट रह गया है, जबकि डैम की फुल कैपेसिटी 71 फीट है। वाटर लेवल में इस नुमाया कमी के बाद ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन के लिए पानी की सप्लाई पर असरात पड़ने लगे हैं। इस सूरत हाल से थेनी, मदुराई और दिंडीगुल, शिवगंगा और रामनाथपुरम ज़िलों को सबसे ज़्यादा असर पहुंचने का अंदेशा है, जो वैगई डैम का पानी पर इन्हिसार करते हैं। अथॉरिटीज़ पानी के इस्तेमाल को मैनेज करने और अवेलेबल रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आवाम और किसानों की ज़रूरियात पूरी की जा सके।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर बारिश में बेहतरी ना आई तो आने वाले हफ्तों में पानी की कमी और ज़्यादा सीरियस चैलेंज बन सकती है। बीजेपी स्पोकपर्सन एस प्रकाश ने कर्नाटका की हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि ये गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज़ की बुनियाद पर कायम हुई है। उनका कहना था कि अगर डीके शिवकुमार चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो उन्हें अगले 2 सालों तक मुख्तलिफ गवर्नेंस इशू पर बार्गेनिंग और पॉलिटिकल एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। एस प्रकाश ने दावा किया है कि हुकूमत के अंदर पावर शेयरिंग और लीडरशिप से मुतालिक चैलेंजेस सामने आ सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को मुतासर कर सकते हैं। इस बयान के बाद कर्नाटका की सियासत में एक नई बहस शुरू हो गई है, जबकि रूलिंग पार्टी ने बीजेपी के इल्ज़ामात को सियासी बयानबाजी करार दिया। आने वाले दिनों में स्टेट की सियासी सूरत हाल और लीडरशिप से मुतालिक डेवलपमेंट्स पर सबकी नज़रें जमी हुई हैं। This is a government of compromise between D.K. Shivakumar and Siddaramaiah. And Ramalinga Reddy, being a senior most MLA in the party, is trying to bargain for a plum post. His interest is to take a cash-rich portfolio rather than working for the welfare of the people. It's very sad when a government is formed on a compromise. The entire next 2 years, D.K. Shivakumar may have to bargain or compromise on several governance issues. The people of Karnataka will be the ultimate sufferers. Bangalore is a cash-rich portfolio. Land mafia, many other mafias are based here. And everybody wants to take advantage of it. Nobody wants to develop the Bangalore city. No, that is their party internal affair. We do not want to comment. Let him build a party. We will be giving a tough challenge to him. त्रिपुरा में खिताब करते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि इंडिया का स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट अब फाइनल स्टेज में दाखिल हो चुका है। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट का मकसद मुल्क की इंटरनेशनल बाउंड्रीज पर सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत बनाना और इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग और गैर कानूनी सरहदी एक्टिविटीज़ को रोकना है। अमित शाह के मुताबिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एडवांस सर्विलेंस सिस्टम और स्मार्ट मॉनिटरिंग टूल्स के ज़रिए बॉर्डर मैनेजमेंट को ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाया जा रहा। होम मिनिस्टर ने कहा कि गवर्नमेंट बॉर्डर सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी दी रही और स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट इस मिशन में अहम किरदार अदा करेगा। अथॉरिटीज़ का कहना है कि प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद इंडिया की बॉर्डर सर्विलेंस कैपेबिलिटीज़ में नुमायां इजाफा होगा और नेशनल सिक्योरिटी को मज़ीद ताकत मिलेगी। हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए, हम आपके परिश्रम को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस किया है, जहां सबकी नज़र इंटरेस्ट रेट्स और फ्यूचर इकोनॉमिक आउटलुक पर टिकी हुई थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी ने अपना की डिसीजन फाइनल कर लिया और आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज सुबह इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी किया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन्फ्लेशन ट्रेंड्स, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर और डोमेस्टिक ग्रोथ डाटा को देखते हुए इस पॉलिसी मीटिंग को बहुत इम्पोर्टेंट समझा गया और मार्केट इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स भी इस अनाउंसमेंट का वेट कर रहे थे, क्योंकि रेपो रेट या पॉलिसी स्टेंस में किसी भी तब्दीली का सीधा असर स्टॉक मार्केट और लोन्स रेट्स पर
पड़ सकता था। अब सबकी नज़र आरबीआई के अगले सिग्नल पर है। क्या पॉलिसी स्टेबल रहेगी या कोई सरप्राइज मूव देखने को मिलेगा? इस ज़िमन में संजय मल्होत्रा ने खुलासा किया। देखिए उनका क्या कहना है। While our foreign exchange reserves provide us with sufficient buffer against external shocks, we have a very broad range of regulatory and market-based instruments to respond effectively as may be required. The Reserve Bank going forward would continue to ensure appropriate liquidity in the banking system to meet the productive requirements of the economy and facilitate further monetary policy transmission. CPI inflation remains below the target despite global shock, as the pass-through to domestic prices has been limited, while the baseline projections point towards headline inflation firming up to फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर एक शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया, जहां लुफ्थांसा का बोइंग 787-9 एयरक्राफ्ट पार्किंग एरिया में स्टैंडिंग पोजीशन में सडनली लैंडिंग गियर फेलियर का शिकार हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरक्राफ्ट का फ्रंट गियर ब्रेक होने के बाद प्लेन का नोज हिस्सा ग्राउंड पर टिल्ट हो गया, जिससे एयरक्राफ्ट को सीरियस स्ट्रक्चरल डैमेज पहुंचा है। ये फ्लाइट लॉस एंजल्स LA के लिए स्केड्यूल थी, लेकिन उस वक्त एयरक्राफ्ट में पैसेंजर्स मौजूद नहीं थे। इंसिडेंट के दौरान कुछ क्रू मेंबर्स और ग्राउंड स्टाफ इंजर्ड हो गए, जिन्हें फौरन हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। उनकी कंडीशन के बारे में तफसीली मालूमात अभी रिलीज नहीं हुई। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ और एविएशन एक्सपर्ट्स ने सीन को सिक्योर कर लिया और एक्सीडेंट की फुल इन्वेस्टिगेशन कर दी गई, ताकि पता लगाया जा सके कि लैंडिंग गियर फेलियर्स किस वजह से हुआ। लुफ्थांसा की जानिब से भी स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड है, जबकि एयरक्राफ्ट को हैवी डैमेज के बाद सर्विस से टेम्पररी रिमूव कर दिया गया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज।